गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल का अध्याय 2 हम कर रहे थे उसका लेक्चर 3 करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मानव किस प्रकार से वन्य और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो अपनी कौन कौन सी क्रियाओं से उनको नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद जैसे हमने एक टॉपिक और भी करा था कि हिमालयन यव जो वनस्पति है, एक पौधा है, वो किस प्रकार से खतरे में है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वनों के विनाश के परिणाम। जो कल टॉपिक हमने करा था उसी से आगे ये आपका रहेगा कि वनों का जो विनाश हमने किया, जो नुकसान उनको पहुंचा, उसके क्या परिणाम निकलेंगे। तो इसके मुख्यतः 3 परिणाम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला कि वनों के विनाश से जो समुदाय इन पर निर्भर है वो निर्धन होते जा रहे हैं। अब जैसे आपको पता है कि भारत में बहुत सारी क्या है जनजातियां हैं जो जंगलों में रहती हैं, जो पूरी तरह से किस पर निर्भर है, वनों पर निर्भर है, वन्य जीवों पर निर्भर है। अगर हम इसी प्रकार से इनका नुकसान करते रहे, इनका विनाश करते रहे, तो क्या होगा, वो निर्धन होते चले जाएंगे, क्योंकि उनके जो रोजगार के अवसर, उनके आवास स्थल है वो भी उनसे छिन जाएंगे। दूसरा, गरीब वर्ग में मुख्यतः जो ऊपर मैंने आपको बताया उसी में जनजातियों में और गरीब वर्ग में महिलाओं पर इसका प्रभाव अधिक हुआ, क्योंकि कई समाजों में खाने पीने, औषधि, चारा, जल, लकड़ी आदि इकट्ठा करने का जो कार्य है वो कौन करते हैं, महिलाएं करती हैं, महिलाओं का है ये कार्य। अब आप देखेंगे कि अगर जंगलों को साफ कर दिया जाता है तो क्या होगा, उन महिलाओं को इन चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा, दूर दूर तक जाना पड़ेगा। इससे उनको काफी नुकसान होगा, उनका समय व्यर्थ जाएगा, उनका जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, उनका जो पारिवारिक जीवन है, जैसे बच्चों की संभाल, वो क्या करेंगे, कम कर पाएंगे। तो महिलाओं का जीवन क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रभावित होगा वनों के विनाश से। तीसरा, वनों की कटाई से सूखा और बाढ़ की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। ये तो क्या थे, प्रत्यक्ष परिणाम थे, लेकिन अप्रत्यक्ष परिणाम जो हमें दिखाई नहीं देते वो भी इसकी वजह से। अब जैसे आपको पता है कि वनों के कारण क्या होता है, हमारा जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो इससे प्रभावित होता है। जो वर्षा आती है या फिर जो हमारा जो जलवायु है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो जिससे क्या होगा, अगर जलवायु प्रभावित होगी तो क्या होगा, वर्षा भी प्रभावित होगी, तापमान भी बढ़ेगा हमारी भूमि का, तो उससे सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं भी गंभीर हो जाएंगी। तो ये मुख्य कारण थे वो जो वनों के विनाश से जो परिणाम निकलेंगे, वो जो हम वनों का विनाश करते हैं उससे हमें क्या क्या और झेलना पड़ सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब जैसे अगर आप एनसीईआरटी की बुक को साथ में पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको टॉपिक मिलेंगे कि भारत में वन्य और वन्य जीव संरक्षण। आप खुद से, जैसे मैं बार बार आपको कहती हूँ कि प्रश्न इस प्रकार से बना के इनको कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि भारत में अगर इनका संरक्षण किया जाए तो ये इसकी जरूरत क्यों है, हम क्यों इनका संरक्षण करते हैं, क्यों इनको बचाते हैं। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक हो गया है। और सबसे पहले बात करते हैं क्यों जरूरी है। वन संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, यानी कि जो इकोलॉजिकल जो डिफरेंस है या फिर कहूँगी जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी हमारी, वो बनी रहती है, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, इनके संरक्षण से हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व जलवायु और मृदा बने रहते हैं। अब क्या क्या मिलता है हमें, जैसे हमारे वायुमंडल से हमें जल प्राप्त होता है, वायु मिलती है, हमें शुद्ध हवा मिलती है, और मृदा भी हमारी क्या होती है, वनों से उपजाऊ बनती है। तो ये सब भी हमारे लिए जरूरी है जो वनों पर आधारित है। और तीसरा, वन संरक्षण विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए और वनस्पति और पशुओं में जीन्स की विविधता को भी संरक्षित करती है। अब अगर वन ज्यादा है, वन अगर सुरक्षित है तो क्या होगा, जातियां जो जीव जंतु वो क्या होंगे, वो ज्यादा प्रकार के होंगे, उनमें जनन की जो स्थिति है वो क्या रहेगी, बेहतर रहेगी, उनको बच्चों को जन्म देने की जो स्थिति है वो बेहतर रहेगी, उनकी संख्या क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और इसके अलावा वनस्पति में भी और पशुओं में भी जीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर जैसे होते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी जैसे बढ़ती है, तो जीन्स की विविधता को भी क्या करती हैं, संरक्षित करती हैं। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जैसे आप देखते होंगे कि एक बच्चा है वो अपने माता पिता के कुछ गुणों को लेता है, कुछ जीन्स को लेता है, कुछ गुण उसके जैसे उसके माता मिलते हैं, कुछ पिता में मिलते हैं। तो इसी प्रकार पेड़ पौधे और पशुओं में भी होता है। तो ये हमारे वन संरक्षण के कारण ये भी हमारा जो लाभ है वो वनों को और पशुओं को होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, कब लागू यहाँ पर आएगा, कब लागू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी कि जो ऊपर मैंने आपको संरक्षण की बात की, तो संरक्षण का कोई तरीका भी तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि किस प्रकार से वनों का संरक्षण करें। तो वनों का संरक्षण करने के लिए भारत में क्या बनाया गया था, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। और ये क्यों किया गया था इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगी। 1960 और 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की मांग की थी। किसकी मांग की थी, राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की मांग की थी। 1972 में
भारतीय वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। अब इस डेट को आप ध्यान से देखिए, आगे जो मैं प्रश्न आपको छोटे करने के लिए दूंगी इसमें भी आएगा कि 1972 में भारतीय वन सुरक्षा अधिनियम को क्या किया गया था, लागू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो वन्य जीवों के आवास की रक्षा करना। अब क्यों लागू किया गया था ये ध्यान दे। सबसे पहला तो जो वन्य जीव है उनके आवास स्थलों की रक्षा करना। दूसरा, इसमें संकटग्रस्त जातियों का बचाव किया गया। जो भी संकट में थी, जो जीव जंतु, जैसे हमने पीछे पढ़े थे संकटग्रस्त जातियां, तो उनका बचाव करना था। शिकार पर प्रतिबंध लगाना था पूरी तरह से। वन्य जीवन आवासों की कानूनी रक्षा की गई थी, यानी कि जहां भी वन्य जीव होंगे उनके ऊपर सरकार का अधिकार रहेगा, उनकी रक्षा करने का अधिकार सरकार का है। जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाई गई थी। और इसके बाद देखिए कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार भी स्थापित किए थे। ये किस लिए किए थे? ये इन जीवों के संरक्षण के लिए ही किए गए थे। आगे हम ये कुछ पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो कारण है वो सभी क्या है, वो इसके उद्देश्य थी कि ये जो वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये सब कार्य कौन करेगा? हमारा भारत का वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम इन कार्यों को करेगा। अगला जो इसी से रिलेटेड हमारे कॉलम में, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एनसीईआरटी में कॉलम बीच बीच में जैसे आपके बुक में आते हैं, तो उसमें एक कॉलम है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना के बारे में वहां पर दिया गया, तो इसी के बारे में हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे कि क्या बाघ परियोजना थी, क्यों इसको लागू किया गया था, क्या इसका उद्देश्य था। इसको प्रोजेक्ट टाइगर जैसे इंग्लिश में कहा जाता है। बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी में बाघों की संख्या लगभग 55,000 से घटकर केवल 1827 रह गई। यानी कि जब इन अधिकारियों ने इनकी जांच की, इनकी संख्या को देखा, तो जो 20वीं शताब्दी थी उसमें कितने कम हो गए? 55,000 से घटकर केवल 1827 रह गए। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में इनकी संख्या में क्या हुई? गिरावट आई। फिर क्या हुआ? गिरावट जब देखी तो कारण भी ढूंढेंगे इसकी, ऐसा क्या कारण था। तो बाघों के कम होने का मुख्य कारण था उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवास स्थलों का सिकुड़ जाना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या वृद्धि। अब देखें, इसमें सबसे पहले तो उनकी चोरी की जाती थी, क्योंकि इनके जो बॉडी पार्ट है, जैसे कि इनकी खाल है या फिर इनकी जो हड्डियां हैं, उनका प्रयोग किया जाता था व्यापार के लिए, तो चोरी की गई। जो इनके रहने के स्थान थे वो कम हो गए क्योंकि वनों की कटाई हुई। भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर होते, जैसे कि मांसाहारी हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर, तो जो दूसरे जीवधारी थे जिनसे इनको भोजन मिलता था उनकी संख्या कम हो गई और जनसंख्या वृद्धि का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में औषधियों के लिए प्रयोग ने इस जाति को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया। अब इनकी खाल का व्यापार होता है, हड्डियों का, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया, और औषधियों में इसका प्रयोग होता है, तो बड़ी संख्या में क्या किया गया? इनका व्यापार किया गया था। भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध कराते। ध्यान दे कौन कौन से देश में है, बता रही हूँ, छोटे प्रश्न जैसे आपका बनेगा। भारत और नेपाल सबसे ज्यादा, यानी कि 2/3 बाघों को अब क्या देते हैं? आवास उपलब्ध करते। तो सबसे ज्यादा व्यापार और शिकार भी इन्हीं दो देशों में हुआ होगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973, पिछला जो आपने करा वो 1972 में भारतीय वन्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया और 1973 में उसी से प्रभावित होकर क्या बनाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। यह विश्व की एक बेहतरीन वन्य जीवन परियोजना है। इस परियोजना में संकटग्रस्त जाति के साथ अन्य जैव जाति को भी बचाना है। केवल बाघों को नहीं और केवल नहीं संकटग्रस्त जातियों को बचाना था, बल्कि सब जातियों के इसने अपना ध्यान आकर्षित किया था। अब बात करेंगे कि भारत में जो बाघ संरक्षण परियोजना थी, इसके आरक्षित क्षेत्र, कुछ मुख्य क्षेत्र इसके आए थे, उनके बारे में बात करें। जैसे 9वीं कक्षा में भी आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पार्क भारत में पशु विहार है, तो उसी से रिलेटेड आपका यहाँ पे एक मैप भी भरा जाएगा, वो भी आपको साथ में करना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले इसी की स्थापना भारत में की गई, उत्तराखंड के अंदर ये है कॉर्बेट। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में जैसे आप पढ़ते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर, सुंदरवन का डेल्टा, उसी के पास कौन सा उद्यान है? सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान वहां पर स्थित है। तीसरा जो आता है वो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में बांधवगढ़। चौथा आता है राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार। ये हरियाणा से अगर हम साउथ में चलते हैं तो हरियाणा से थोड़ी दूरी पर ये है सरिस्का वन्य जीव पशु विहार। पांचवा आता है असम में मानस बाघ रिजर्व। मानस भी एक काफी पुराना हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है, तो बाघ रिजर्व के नाम से इसको जाना जाता है। और छठा और लास्ट आता है केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। जैसे पेरियार नदी मैं आपको बताती हूँ, जो पश्चिमी घाट की एक प्रमुख नदी है पेरियार केरल के अंदर, तो उसी के पास है पेरियार बाघ रिजर्व। अब इसके साथ ही आपको क्या करना है, एक मैप भी आपको भरना है जो काफी इंपोर्टेंट है और बार बार इसमें बोर्ड एग्जाम में आपका जो मैप है वो भी आ जाता है, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कॉर्बेट कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगर आप देखेंगे नेपाल की बाउंड्री के पास, तो ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है।
इसके बाद राजस्थान की बात करें तो हरियाणा के नीचे जब आप जाएंगे तो हरियाणा से कुछ दूरी पर कौन सा है, सरिस्का पशु विहार के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में आप देख लें गौर से, मैंने कहाँ भरा है, भोपाल से ये सीध में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर हम केरल में चलते हैं, केरल में है पेरियार नदी भी, जैसे मैंने आपको बताया पेरियार बाघ रिजर्व यहाँ पे है। इसके बाद चलते हैं हम पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन का डेल्टा भी जैसे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और लास्ट हमारा है असम के अंदर मानस बाघ रिजर्व। आप ध्यान से देखिए असम की बाउंड्री यहाँ पर बनी है, मेघालय के ऊपर ये और बांग्लादेश के ऊपर ये स्थित है मानस बाघ रिजर्व। इन सभी को आप अच्छी तरह से मैप में भरेंगे और इनको अच्छे से याद भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आज का टॉपिक हमारा है वो भारत में वन संसाधनों का वर्गीकरण और वितरण, यानी कि भारत में जो वन संसाधन है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से, उनको क्लासिफाई किया गया और अलग अलग राज्यों में उनका वितरण किस प्रकार से है। तो भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग और वन अन्य विभागों के द्वारा सरकार के प्रबंधन में, यानी कि पूरी तरह से किसका अधिकार इनके ऊपर, हमारी सरकार का, फिर हमारे वन विभागों का इनके ऊपर अधिकार है। इनमें निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है इन्हें, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब एक एक करके हम तीनों को विस्तार पूर्वक करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आरक्षित वन की। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित घोषित किए गए, इन्हें सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है और इन वनों में पशु चराने, लकड़ी काटने और कृषि करने पर सख्त मनाही है। आरक्षित जिनको कर दिया गया, जिनको सुरक्षा देने का मुख्य उद्देश्य हमारा है, तो ये जो क्षेत्र है ये वन है आधे से अधिक क्षेत्र में है और इनमें हर प्रकार का कार्य, पशु चराना, लकड़ी काटना और कृषि करना, सब पर क्या है, रोक लगा रखी है सरकार ने। दूसरा जो हमारा वो है रक्षित वन या फिर संरक्षित वन, जिनकी रक्षा करना हमारा उद्देश्य है। देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा, 1/3 पार्ट जो है वो रक्षित वनों का। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, यानी कि ये इनमें कुछ हद तक सरकार ने छूट दे रखी लोगों को, लेकिन इनको भी नष्ट होने से बचाना है सरकार का उद्देश्य। और तीसरे जो वन हमारे हैं वो अवर्गीकृत वन, यानी कि जिनका वर्गीकरण नहीं किया गया। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होती है, अवर्गीकृत वन। इसमें क्या हो सकता है, बंजर भूमि हो सकती है या किसी व्यक्ति का जिसके ऊपर अधिकार है, किसी समुदाय का अधिकार है, वो सारे किसमें आ जाते हैं, अवर्गीकृत वन के अंतर्गत आ जाते हैं। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अच्छे से इसको करें। अगला इसी में से जो आपको मैंने आपको बताया, इसी में से क्वेश्चन आपका बनता है कि आरक्षित और रक्षित वन को स्थायी वन क्षेत्र भी कहा जाता है, जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य पदार्थ और बचाव के लिए किया जाता है। यानी कि क्यों करते हैं इनका रख रखाव, हाँ हम इनसे इमारती लकड़ी और अन्य पदार्थ ले सकते हैं, लेकिन सरकार की परमिशन से ले सकते हैं। तो आरक्षित और रक्षित वन को क्या कहते हैं, स्थायी वन क्षेत्र भी इनको कहा जाता है। इसी में से आपका एक छोटा प्रश्न भी जैसे आगे बनेगा। नेक्स्ट और लास्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वनों का वितरण राज्य अनुसार, यानी कि हर एक राज्य में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारा जो प्रत्येक राज्य उसमें वन एक समान नहीं, किसी राज्य में ज्यादा तो किसी राज्य में कम इनका वितरण पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थायी वन सर्वाधिक, स्थायी वन किसको कहा मैंने अभी, रक्षित और आरक्षित वन को, सर्वाधिक 75% यानी कि 75% क्या है, सर्वाधिक स्थायी वन है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी आरक्षित वनों का अनुपात अधिक है, यानी कि इनमें अधिक है लेकिन मध्य प्रदेश से कम है। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का अनुपात। अब ध्यान दें यहाँ पे, वहां पे मैंने बोला आरक्षित वन, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ रक्षित वनों की। इन राज्यों में कौन से वन ज्यादा है, रक्षित वन ज्यादा है। और लास्ट है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में अधिकतर अवर्गीकृत वन है, यानी कि पूर्वोत्तर के सभी राज्य, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सब राज्यों में और गुजरात में क्या है, अवर्गीकृत वन है। जैसे गुजरात का कारण क्या हो सकता है कि गुजरात में जो हमारा कच्छ का जो रण है वो इस क्षेत्र इसमें हम ले सकते हैं, वो अवर्गीकृत क्षेत्र है। इसके बाद आज के जो आपके छोटे प्रश्न रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे, बाघों के सबसे अधिक आवास स्थल किन देशों में है। हम आपको आज वाली जो लेक्चर मैंने दिया उसी में हम कर चुके, लेकिन आप इनके आंसर खुद से लिखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था, स्थायी वन किसे कहते हैं और सर्वाधिक स्थायी वन भारत के किस राज्य में है। इन सभी के आंसर आप खुद छांटेंगे और खुद से इनको करेंगे। और जितना भी हमने आज करा, 5 जैसे मैंने बड़े प्रश्न आपको करवाए और 5 मैंने छोटे प्रश्न आपको करने के लिए दिए, इन सबको आप फेयर नोटबुक में उतारेंगे और इनको अच्छे से याद भी करेंगे। और साथ में आप मैप को भी अच्छे प्रकार से भरेंगे और अपनी नोटबुक में उसको साथ में इस लेसन की अटैच करेंगे। थैंक यू।